योग मंत्रा फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सावित्रीबाई फुले की 195वीं जयंती रुड़की के अम्बेडकर भवन में कार्यक्रम आयोजित, प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर दी गई श्रद्धांजलि। रुड़की में खेल महाकुंभ के तहत विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी का शुभारंभ, विधायक प्रदीप बत्रा ने किया शुभारंभ। विभिन्न खेलों के खिलाड़ी कर रहे प्रतिभाग। देहरादून में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अलर्ट, ऑपरेशन कालनेमी के तहत सत्यापन अभियान जारी, घर घर जाकर पुलिस कर रही है सत्यापन। ऋषिकेश के ग्रामीण इलाके में 2866 एकड़ वन भूमि का मामला, नगर निगम की बोर्ड बैठक में हुई चर्चा, बोर्ड बैठक में कार्रवाई को लेकर हुआ हंगामा। और उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में मौसम ने ली करवट, केदारनाथ धाम की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी शुरू, 5 जनवरी को फिर मौसम बदलने की संभावना। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सशस्त्र सीमा बल द्वारा आयोजित प्राइड मूवमेंट सम्मान एवं अभिनंदन समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम में एसएसबी के जवानों ने सीएम धामी का स्वागत किया। सीएम ने एसएसबी के अधिकारियों और जवानों को सम्मानित किया। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं मुख्य सेवक सदन मुख्यमंत्री आवास देहरादून का, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में उपस्थित एसएसबी के जवानों को संबोधित कर रहे हैं। वो समन्वय करने का भी अवसर मिला, तो इस नाते बहुत नजदीक से मैं जानता हूं। मैं अपने सशस्त्र सीमा बल के लोग जितने कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, अभी आप देख रहे होंगे हिम से बहती हुई नदी प्रभावित हो रही है और उसके आसपास सीमा सुरक्षा बल के लोग काम करते हैं, जंगलों में काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे बीहड़ जंगल हैं, रास्ते नहीं है, जहां अनेक प्रकार की चुनौतियां जीवन जीने के लिए होती हैं। वहां भी सीमा सुरक्षा बल के लोग, सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल के लोग अपना योगदान देते हैं। इसलिए मैं आप सभी के इस अतुल्य योगदान के लिए आप सबको सैल्यूट करता हूं। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत हमारे सीमावर्ती गांवों के विकास और सशक्तिकरण की दिशा में बहुत विशेष रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। उन गांवों का विकास पहले गांव के रूप में हो, देश के वो पहले गांव के रूप में जाने जाए, इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे ही राज्य के सीमांत क्षेत्र, जिसको भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, उस भारत के अंतिम गांव से उद्घोष किया कि ये माणा, ये भारत का जिसको अंतिम गांव कहा जाता है, अब ये भारत का अंतिम गांव नहीं होगा, अब ये भारत का पहला गांव होगा। और इसके साथ साथ ऐसे सभी गांव जो सीमावर्ती क्षेत्र में हैं, वो सारे के सारे गांव भारत के पहले गांव होंगे। यानी कि उनका विकास पहले गांव की जो प्राथमिकताएं होती हैं उसको आधार मानकर किया जाएगा। और इसके लिए अब चाहे सड़कें हों, चाहे अन्य नेटवर्क हों, अन्य सुविधाएं हों, बहुत तेजी से उसका विकास किया जा रहा है, जिससे कि सीमांत क्षेत्रों में लोगों का आवागमन अच्छा हो और उनके लिए पर्यटन, व्यापार और सामरिक दृष्टि से भी, सुरक्षा की दृष्टि से भी आज हमारे देश की सीमाओं को नई मजबूती मिली है इन गांवों के कारण। और आदरणीय मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इन सीमांत क्षेत्रों का दौरा किया है, बहुत सीमांत क्षेत्रों का दौरा किया है। और वो वहां पर दौरा ही नहीं करते हैं, बल्कि वहां के रहने वाले लोगों से संवाद भी करते हैं और हमारे सुरक्षा बलों के साथ भी संवाद करते हैं। उनकी समस्याएं, उनकी चुनौतियां, कठिन परिस्थितियां, उन सबको समझकर उसके समाधान के लिए भी निर्णायक कदम उठाते हैं। आप सभी जानते हैं उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है और प्रत्येक परिवार से यहां कोई न कोई, किसी न किसी परिवार से, कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में है, देश की सीमाओं को, उनकी सुरक्षा में अपना योगदान कर रहा है। मैं भी स्वयं एक सैनिक का बेटा हूं और मुझे ये देखकर बहुत गर्व की अनुभूति होती है कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सभी सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए
सेना को आज अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित किया जा रहा है। आज भारत न केवल रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है, बल्कि कई देशों को रक्षा के उपकरण भी और संसाधन भी निर्यात कर रहा है। एक समय हम सबको याद होगा कि जब देश के अंदर कोई भी युद्ध की स्थिति पैदा होती थी या हमें उपकरणों की आवश्यकता होती थी, तो हमें दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भरता हमारी रहती थी, हमें निर्भर रहना पड़ता था। छोटे छोटे रक्षा के उपकरण भी हमें निर्यात करने पड़ते थे। लेकिन आज समय बदल गया है। आज भारत दुनिया के उन देशों की सूची में शामिल हो गया है जो अग्रणी देशों की सूची में है, जो रक्षा के उपकरणों की निर्यातक देशों की सूची है, उसमें टॉप देशों की सूची में हमारे देश का भी नाम आज शामिल हो गया है। और भारत की पहली महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले की 195वीं जयंती लोकतांत्रिक जन मोर्चा ने बड़े ही श्रद्धा, उत्साह और सामाजिक संकल्प के साथ मनाई। इस अवसर पर समाज को समानता, शिक्षा और संविधान की रक्षा का संदेश दिया गया। रुड़की के वार्ड नंबर 1 मलकपुर माजरा स्थित अंबेडकर भवन में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व राज्य मंत्री राव शेर मोहम्मद ने की। कार्यक्रम में माता सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संत शिरोमणि रविदास की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। और ऐसे में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तराखंड कांग्रेस अनुसूचित विभाग के अध्यक्ष मदन लाल ने कहा कि 19वीं सदी में माता सावित्रीबाई फुले ने स्त्री अधिकारों, छुआछूत, सती प्रथा और बाल विवाह सैनी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद कर समाज को नई दिशा दी है। महिला शिक्षा की अलख जगाकर उन्होंने पहला स्कूल खोला और सामाजिक चेतना का दीप प्रज्वलित किया। उनके इस मिशन को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की रचना कर मजबूती प्रदान की। कार्यक्रम संयोजक सुभाष सैनी ने सभी अतिथियों को शॉल ओढ़ाकर और माल्यार्पण कर गर्मजोशी से स्वागत किया। रुड़की में खेल महाकुंभ के अंतर्गत विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी का शुभारंभ विधायक प्रदीप बत्रा ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर खिलाड़ियों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। विभिन्न खेलों में प्रतिभाग कर रहे खिलाड़ियों ने अपने जौहर दिखाए। प्रतियोगिता के प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को विधायक प्रदीप बत्रा ने मेडल पहनाकर सम्मानित किया और उनका हौसला बढ़ाया। विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि यह पहली बार है जब विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किया जा रहा है और खिलाड़ियों में इसे लेकर जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है। उन्होंने खेलों के माध्यम से युवाओं को आगे बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया और वहीं इस मौके पर विधायक ने नेहरू स्टेडियम की बदहाली को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा स्टेडियम में जीर्णोद्धार के लिए धनराशि जारी की गई है, फिर भी उसके समुचित उपयोग में लापरवाही क्यों बढ़ती जा रही है, ये चिंता का विषय है। महाकुंभ 2025 उत्तराखंड के तहत आज ये विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी का शुभारंभ हुआ और रुड़की विकास खंड द्वारा और युवा कल्याण विभाग द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है ब्लॉक स्तर पर। और मैं सोचता हूँ कि इस मौसम में बच्चों को एनर्जी है बच्चों में, पर उसको यूज नहीं कर पा रहे, तो इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से बच्चे एनर्जी यूज करेंगे और इसमें खेलेंगे तो बच्चों की सेहत भी अच्छी रहेगी और एक मौसम बहुत अच्छा है खेलने का। तो बच्चे इधर से पसीना निकालेंगे तो उनकी जो स्वेटिंग से है, मैं समझता हूँ कि इस टाइम एनर्जी पावर डबल होती है। तो और कहना भी है कि खेलेगा इंडिया तो खेलेगा इंडिया। तो बच्चों से यही निवेदन किया है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा खेल में पार्टिसिपेट करें और अपनी जो प्रतिभा है उसको निखारें, ताकि आने वाला समय बच्चों का है, देश बच्चों का है, भविष्य है बच्चों का। आने वाले समय बच्चे ओलंपियाड खेलें, कॉमनवेल्थ गेम्स खेलें, ओलंपिक्स खेलें। तो रुड़की से काफी प्रतिभावान बच्चे हैं जो आगे जा चुके हैं, तो इन बच्चों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि बच्चे ये लोग। देहरादून की शांति और सुरक्षा व्यवस्था को चाकचौबंद करने के लिए दून पुलिस ने कमर कस ली है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली जैसे पड़ोसी राज्यों से आने वाले लोगों की बढ़ती संख्या और उनके बीच छिपे संदिग्ध तत्वों को चिन्हित करने के लिए पुलिस ऑपरेशन कालनेमी के तहत बृहद सत्यापन अभियान चला रही है, जिसको लेकर एसएसपी देहरादून ने बताया कि सत्यापन अभियान एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पुलिस ने शहर के उन क्षेत्रों को चिन्हित किया है जहां बाहरी राज्यों से आए लोगों की संख्या अधिक है। इन इलाकों में घर घर जाकर सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि कोई भी व्यक्ति फर्जी तरीके से शहर में रहता हुआ पाया जाता है तो या किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि में लिप्त मिलता है तो
उसके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्थानीय निवासियों से भी अपील की है कि वे अपने घर या फिर प्रतिष्ठान में किसी भी बाहरी व्यक्ति को रखने से पहले उसका पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से कराएं। देखिए, सत्यापन अभियान एक कंटिन्यूअस एक प्रक्रिया है, चूंकि यहाँ पर भारी प्रदूषण के काफी लोग यहाँ पर रहते भी हैं, अपना एम्प्लॉयमेंट के लिए भी आते हैं और जिस तरह से यहाँ पर होम स्टे बने हैं, लंबे समय तक लोग यहाँ रुकते भी हैं, तो ये कंटिन्यूअस ड्राइव देहरादून पुलिस की चल रही है। और इसी सत्यापन अभियान के तहत जो हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ऑपरेशन कालनेमी, उसमें भी हम लोगों को चिन्हित करते हैं कि कौन अपने नाम भेष बदल कर यहाँ ऐसी कोई ठगी करने के उद्देश्य से धार्मिक चोला पहनकर इस तरह की वारदात करने के लिए रुक जाते हैं यहाँ पर, उन पर भी अभियान चल रहा है और उसमें काफी सफलता इस साल ही 18 जो है बांग्लादेशी भी हमने यहाँ पर पकड़े, जो इस तरह के यहाँ पर अपने नाम और अपनी पहचान छुपाकर फेक दस्तावेजों के आधार पर रह रहे थे। तो ये कार्रवाई लगातार जारी है और इसको और हम बृहद रूप से ऐसे इलाकों में जहाँ पर हमें लगता है कि बहुत सारे किराएदार या अन्य लोग आके बसे हैं यहाँ पर, उनमें भी हम बृहद रूप से इस अभियान को चलाएंगे। मंगलौर क्षेत्र से दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। मोहम्मदपुर झाल के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सीधे गंग नहर में जा गिरी। हादसे में कार सवार मेरठ के 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही मंगलौर कोतवाली प्रभारी अमरजीत सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद कार के अंदर फंसे 2 युवकों को बाहर निकाला और एम्बुलेंस से रुड़की हॉस्पिटल भेजा, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान सौरभ शर्मा और पुनित निवासी मेरठ के रूप में हुई है, जहां मंगलौर कोतवाली प्रभारी अमरजीत सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में ओवर स्पीड और गंग नहर पटरी का तीखा मोड़ हादसे की मुख्य वजह सामने आ रही है। पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को गंग नहर से बाहर निकलवाया लिया है और ऐसे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हादसे के हर पहलू की गहन से जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नशा मुक्त देवभूमि अभियान को सफल बनाने और एसएसपी अजय सिंह के सख्त निर्देशों के बाद जनपद में अवैध मादक पदार्थों और शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 9 तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस टीम ने आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए हैं, जिसमें से 7.45 ग्राम स्मैक, 4 पेटी अवैध देसी शराब, 155 ग्राम चरस और 10 लीटर कच्ची शराब शामिल है। पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई से नशा तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। एसएसपी अजय सिंह ने स्पष्ट किया है कि नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। और आगे बढ़ेंगे, जहां ऋषिकेश में ग्रामीण इलाकों में 2866 जमीन का मामला सामने आया है। जहां आपको बताते चले, ऋषिकेश की खबर आपको बता रहे, जहां ऋषिकेश के ग्रामीण इलाके में 2866 एकड़ वन भूमि का मामला सामने आया है। ऋषिकेश नगर निगम की बोर्ड बैठक में जमकर चर्चा हुई है। इस बीच बोर्ड बैठक में कार्रवाई को लेकर हंगामा हुआ। बैठक से मीडिया कर्मियों को दूर रखा गया। मीडिया कर्मियों को दूर रखने से उस पर सवाल। जनहित की बैठक में मीडिया से क्यों बनाई गई दूरी? बैठक में मीडिया को दूर रखने से बना चर्चा का विषय। बोर्ड बैठक में हुई चर्चा को मीडिया से क्यों रखा गया दूर, बड़ा सवाल।
और आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड में मौसम ने करवट ले ली है। कई जगह बर्फबारी देखने को मिल रही है। जी हां, आपको बताते चले, उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में मौसम ने करवट ली है। केदारनाथ धाम की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू। केदारनाथ में बर्फबारी के चलते पूरी घाटी में चल रही बर्फीली हवाएं। निचले इलाकों में भी सुबह और शाम के समय कड़ाके की ठंड। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी जिले में घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट। पर्वतीय इलाकों में पाला गिरने से सूखी ठंड परेशान करेगी। 5 जनवरी को एक बार फिर मौसम बदलने की संभावना है। 6 और 7 जनवरी को प्रदेश भर में मौसम रहेगा शुष्क। और आगे बढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद वन मंत्री जो है एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जी हां, आपको बताते चले कि पूरा मामला आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त फटकार के बाद एक्शन में वन मंत्री सुबोध उनियाल। वन विभाग ने की अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्रवाई तेज। वन भूमि में अतिक्रमण को लेकर मंत्री सुबोध उनियाल का बड़ा बयान। कई वर्षों से कब्जा होता रहा, लोग बैठे रहे चुपचाप, हमारी सहानुभूति जनता के साथ। ऋषिकेश में भारी विरोध के बाद अब पूरे प्रदेश में वन भूमि का सर्वे शुरू। सर्वे करने के बाद कई जमीन वन विभाग ने ली कब्जे में। बड़े कब्जों पर हमारा विशेष फोकस। लंबे समय से वन भूमि पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण की समस्या बरकरार। कार्रवाई को लेकर वन विभाग पूरी तरह से सतर्क। सुप्रीम कोर्ट का साफ निर्देश। आवासीय मकानों को छोड़कर खाली वन भूमि को विभाग तत्काल ले कब्जे में। वन विभाग सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का कर रहा है अनुपालन। वन मंत्री ने कहा, इसके साथ ही कार्रवाई में नहीं होगा किसी भी तरह का पक्षपात। सरकार का कोई रोल नहीं है। सरकार की पूरी संवेदना गांव के लोगों से जो 50 वर्ष वहां बसे हुए हैं, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को मानना, उसकी कंप्लाइंस करना सरकार की बाध्यता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया और उसमें जिलाधिकारी और वन विभाग को निर्देशित किया है। और आपने देखा कि वन विभाग ने बड़ी लोगों के साथ पूरी सहजता रखते हुए वहां पर काम किया है। लेकिन चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की कंप्लाइंस करनी है, की जा रही है। न सरकार कोर्ट गई, स्थानीय एक जमीन पर काबिज व्यक्ति ही कोर्ट गया, दूसरे व्यक्ति के डिस्प्यूट को लेकर गया, कुछ 30 बीघा जमीन को लेकर गया था कि जमीन हमारी है, और अल्टीमेटली उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा ये कोर्ट को अवगत कराया गया कि ये जमीन ना इसकी है, हमारी है, तो वन विभाग की जमीन है। और जब माननीय उच्चतम न्यायालय के संज्ञान में ये आया कि जमीन उच्च न्यायालय की ये वन भूमि को लीज पे दिया गया था और इस पर आज लोग काबिज हैं, तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश सरकार को कर दिया कि अब जमीन खाली कराए मकानों को छोड़कर। तो इसमें सरकार का कोई रोल न था, ना सरकार की मंशा थी, ना रोल था। स्थानीय लोगों में आपसी जो जमीन को लेकर विवाद था, उसी विवाद का जो सुप्रीम कोर्ट में वो गए थे, उसी में उनके द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय को बताया गया कि सब ये भूमि वन भूमि है। और तब सो मोटो इसका संज्ञान लेते हुए वन विभाग के माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा ये आदेश कर दिया गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल, देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आया है और इसके बाद वन मंत्री ने खुद ये माना है कि वर्षों से कब्जा होता रहा है, तो ऐसे में इसके पीछे का जिम्मेदार अधिकारी कौन है? हाँ, बिल्कुल। सपना कहें तो पिछले काफी दिनों से कहें, लगभग 10 दिन से यहाँ पर ऋषिकेश का जो ग्रामीण इलाका है, वहां पर जिस हिसाब से एक समस्या उत्पन्न हो रखी है, और अभी लगातार वहां पर सर्वे भी हुआ और कल इसकी सुनवाई भी हुई है, जिसको लेकर हम लगातार इसकी खबरें लगातार हम चला रहे हैं। और अब जो वन मंत्री हैं सुबोध उनियाल, उनका बयान आया इस मामले को लेकर। उन्होंने कहा कि सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है, न सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है, न कहीं गई है। वहां पर आपसी विवाद था लोगों का, वो हुआ और उसके बाद स्वतः ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसका संज्ञान लिया और एक आदेश पारित किया कि वहां पर जो भूमि पर
जो कब्जा कर रखा है लोगों ने, जो बसावट छोड़ के, जो लोग घर बने हुए उनको छोड़ के जितनी भी खाली लैंड है उसको अधिग्रहण किया जाए। उन्होंने कहा कि हम तो सिर्फ अनुपालन कर रहे हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का, और हमारी उन लोगों के साथ भी संपत्ति है जिन लोगों के बने हुए हैं, लेकिन इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि हाँ, अब जो खाली लैंड है वहां पर जितनी भी है उसका अधिग्रहण किया जाएगा, वन विभाग करेगा, और उसका सरकार से जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा उसकी अनुपालन सरकार भी करेगी, विभाग भी करेगा। और उन्होंने कहा इससे हमारा कोई वहां के जो आपसी विवाद थे उसके कारण मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा वहां पर, और सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश होंगे उसको पालन करना हमारी प्रतिबद्धता है और हम उसी का पालन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो लोग बसावट में है, जो लोग हैं, उनको भी कहीं प्रसारित छिड़ा गया है, किसी प्रकार से कोई तंग नहीं किया जा रहा है, लेकिन कुछ राजनीतियां भी लेकर हो रही हैं। और उन्होंने स्पष्ट कहा है, उन्होंने कहा कल वहां पर सुनवाई है, जो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए अब सर्वे का काम जो है वो भी लगातार इस वक्त हो रहा है, शुरू हो चुका है। ऐसे में सवाल ये है कि ये जो सर्वे का काम है वो कब तक पूरा हो जाएगा, कितनी भूमि को इस वक्त जो है उस पर काम शुरू हो गया और कितनी भूमि को चिन्हित कर लिया गया है? सपना, कल कहें तो हमने सर्वे को लेकर कल खबर चलाई थी जिसमें आप ही वहां पर उस दिन एंकर थे, और ये स्पष्ट हो चुका था कि सर्वे का काम पूरा हो चुका है। पिछले काफी दिनों सर्वे काम चल रहा था, और कल जो 5 तारीख है वहां पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई है। वहां पर ये पूरी अपनी जो वन विभाग है पूरी अपनी रिपोर्ट देगा कि कितनी खाली लैंड है, कितना वहां पर है। जब सर्वे का काम चल रहा है तभी वहां पर भारी भरकम विवाद उत्पन्न हुआ था, और काफी लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। हजारों की संख्या में भीड़ ने विभाग के साथ आपस में मतभेद भी हुए थे, लड़ाई झगड़े हुए थे, काफी रेल तक रोकी गई थी, सड़क रोकी गई थी, काफी दिन ऐसा चला। और कल भी हमने यही चलाया था कि जो सर्वे की रिपोर्ट है वो पूरी हो चुकी है। अब 5 तारीख जो है कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, वहां विभाग अपनी पूरी रिपोर्ट दाखिल करेगा कि क्या स्थिति है वहां पर, कितनी खाली लैंड है, कितने लोग बच गया। उसके बाद जो भी अब 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट इस पे अगला अपनी बात कहेगा, अपना आदेश देगा, उसका अनुपालन किया जाएगा। तो कुल मिला के कहें, पहले ही हमने कल चलाया था कि सर्वे की रिपोर्ट पूरी हो चुकी है, विभाग ने पूरा कर लिया है सर्वे, और अब अपनी कल वहां पर जब सुनवाई होगी तो वो अपनी बात रखेगा, पक्ष रखेगा, बताएगा कि इतनी लैंड खाली है, इतना हमने इतना बसावट हो चुकी है, और अब उसके बाद जो भी निर्णय होगा वो उसका अनुपालन किया जाएगा। तो कुल मिला के कहें तो इससे लाखों लोग यहाँ कहें तो कुछ लाखों लोग के लगभग यहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं। बहुत बड़ा मुद्दा ऋषिकेश के ग्रामीण क्षेत्र में बन चुका है, क्योंकि वहां जितनी भी लैंड है वो सब 100 रुपए के स्टाम्प पर बिकेगा। और सबसे बड़ी बात, कल भी हमने एक बात बोली थी, ये लैंड जो है किसने बेची है, ये 100 रुपए के पे लैंड में वन भूमि किस बेची है, कौन ऐसे भूमाफिया लोग हैं जो वहां बेचे, उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है। और यही हमने कल मुद्दा उठाया था, यही हम आज मुद्दा उठा रहे हैं। जिन लोगों ने ये लैंड बेची है फॉरेस्ट की 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे, उन भूमाफिया के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है, क्यों उन लोगों का नाम संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, बाकी जिसके कारण ये जिन लोगों ने छोटे छोटे प्लॉट खरीदे हैं, घर बनाए हैं, इनको जो जिस तरीके से लैंड बेची गई है, ऐसे लोगों की पहचान होनी चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, भविष्य में कोई भी इस तरह की वन भूमि पर अतिक्रमण न हो, क्या इसके लिए कोई अस्थायी नीति बनाई जा रही हो? हाँ बिल्कुल, मैंने कहा ना कि विभाग ने जो विभाग को बताया गया था, जिस हिसाब से विभाग के कड़े निर्देश थे, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश ने इसका संज्ञान लिया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय के, उनके जो आदेश था उसका विभाग पालन कर रहा है। अब अगला आदेश 5 तारीख को कल जो सुनवाई होगी उसके पास क्या आता है, कितना रहेगा, और यही क्या आगे कहता है जो लैंड जो बची हुई है, जो खाली भूमि है, उसका क्या करना, उसमें कैसे अपने कब्जे में ले और आगे क्या कार्रवाइयां होनी है, ये कल के निर्णय पे, की सुनवाई के निर्णय पे होगा आगे क्या होना है। पर कुल मिला के लगातार जो साधना न्यूज है एक बात उठा रहा है कि जिन लोगों ने 100 रुपए के स्टाम्प, जिन मुआवजे ने इन लोगों को जमीन बेची है, वन भूमि की अपनी भूमि बताकर वन भूमि की जमीन बेच दे, ऐसे भूमाफिया के खिलाफ कब कार्रवाई होगी, ताकि अगर ये चीजें उनके खिलाफ कार्रवाई तो ये चीजें आगे भविष्य फिर चलते रही। आज ये मामला हुआ कहीं और होगा, पर जिन लोगों ने भूमि बेची है उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए। बिल्कुल कमल, एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जो ये कार्रवाई होगी, क्या जो इसकी रिपोर्ट होगी उसे सार्वजनिक किया जाएगा? हाँ, मैंने कहा ना कि जो आया था, अब कल जो रिपोर्ट है
वो मान्यता सर्वोच्च न्यायालय में कल दी जाएगी, सुनवाई होगी। अब आगे जो मुख्य न्यायाधीश की जो पीठ है डबल बेंच की, वो अब आगे इसमें क्या निर्णय लेती है, कितनी रिपोर्ट संतुष्ट होती है, क्या आगे क्या कहती है, ये सब अभी देखना होगा। इसलिए कल हमें इंतजार करना होगा। कल जब सुनवाई होगी तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का अग्रिम आदेश क्या आता है, फिर उसमें आगे पता चल पाएगा कि आगे इन लोगों का क्या भविष्य है और जो खाली लैंड बची हुई है अब उसका कैसे अधिग्रहण किया जाए और भविष्य में इस प्रकार की वन भूमि का अधिग्रहण ना हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट क्या सख्त निर्णय देता है, इसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, सबकी नजर बनी हुई है जब कल इस पर सुनवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया कमल, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।